दोस्तों नमस्कार। आजादी से तकरीबन 10 महीने पहले अक्टूबर 1946 में आरएसएस के 3 स्वयंसेवक पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे थे और वहां पर आरएसएस का विस्तार कैसे होना है, इसको लेकर वहां की सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने पहली बार परखा समझा और 1946 से लेकर 2023 तक इस दौर में तकरीबन 500 से ज्यादा आरएसएस की शाखा आज वहां काम कर रही है। 40,000 से ज्यादा स्वयंसेवक नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके एक सवाल हर जहन में आज उठ सकता है, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए इस देश में तो क्या नॉर्थ ईस्ट की एक भी सीट बीजेपी को मिल पाएगी या वह जीत पाएगी? जबकि इस देश में आजादी से पहले ही आरएसएस ने अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी थी और शुरुआत में डिब्रूगढ़, शिलोंग और गुवाहाटी में शाखा स्थापित की। मणिपुर के भीतर भी 115 से ज्यादा आरएसएस की शाखा है। तकरीबन 6,000 से ज्यादा स्वयंसेवक वहां काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी इस दौर में किसी ने आरएसएस के किसी स्वयंसेवक को देखा? सामान्य तौर पर 1962 का युद्ध याद कर लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट की हर घटना को याद कर लीजिए, आरएसएस की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। लेकिन इस वक्त आरएसएस या स्वयंसेवकों की मौजूदगी क्यों नहीं है? जबकि इस देश में सामाजिक तौर पर जितनी आतंकता, जितनी निकटता बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए आरएसएस ने जमीन तैयार की, वैसी जमीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के पास नहीं है। लेकिन एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, आरएसएस की पूरी यात्रा जो राजनीतिक तौर पर अगर आप परखना शुरू करें तो इस दौर में जो घटनाएं इस देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं, उन घटनाओं के पीछे आरएसएस ने खुद को जोड़ा है और उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि जब मोदी की सत्ता है, यानी एक प्रचारक के पास पूर्ण बहुमत है, उस दौर में आरएसएस एक झटके में हर उस जगह से गायब है जिन जगहों पर उसकी मौजूदगी अपने संगठन के साथ हमेशा नजर आती थी। और पहली बार इस देश के भीतर में कांग्रेस को समझ में आया कि अगर लोगों के बीच पहल नहीं होगी तो राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी। और शायद यह पाठ भारत जोड़ो यात्रा से निकला है, जिसके जरिए राहुल गांधी समझ पाए, कांग्रेस समझ पाई कि लोगों के बीच कांग्रेस जा नहीं पा रही थी। और ध्यान दीजिए, तो आजादी के बाद सिर्फ सत्ता ही कांग्रेस ने देखी और लगातार सामाजिक तौर पर वह सिकुड़ती चली गई। और जब जब इस देश में कोई भी बड़ी घटना हुई तो उस घटना का लाभ कांग्रेस को मिला नहीं, उल्टे कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती चली गई और हर घटना के बाद आरएसएस का विस्तार होता चला गया, बीजेपी को लाभ मिलता चला गया। इस तमाम सीढ़ियों पर जब आप चढ़ना शुरू करें उससे पहले 2-3 बातों को और जहन में रखिए। पहली बार कांग्रेस ने अगर लोगों के बीच जाकर संवाद बनाते हुए अपनी राजनीति को और आगे ले जाने की सोची है तो शायद कांग्रेस के प्रभाव में आकर अब पहली बार विपक्ष का पूरा समूह जो अपने साथ इंडिया नाम के शब्द को लेकर चल रहा है, उसने भी इसे समझा है। और नॉर्थ ईस्ट के भीतर मणिपुर के साथ आज बीजेपी का कोई नेता आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आरएसएस के तमाम स्वयंसेवक जिनका अपना नाम है, यहां तक कि कई मौकों पर नहीं, इस बरस भी 2 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जा चुके हैं। लेकिन इस दौर में क्यों कोई स्वयंसेवक नजर नहीं आ रहा है? क्यों बीजेपी गायब हो चली है? और विपक्ष एकजुटता के साथ अगर अपनी उपस्थिति को पहली बार ग्राउंड जीरो पर दिखा रहा है तो इसके 2-3 राजनीतिक मतलब बहुत साफ हो चले हैं। जिस राजनीतिक जमीन को सामाजिक तौर पर आरएसएस ने इस देश में सींचा है, मोदी काल में उसे अपने आप में सिमटना पड़ा है और राजनीतिक तौर पर यह बीजेपी की पहली बड़ी हार जमीन पर अब दिखाई देने लगी है। दूसरी परिस्थिति है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की मौजूदगी अब बीजेपी के कैडर या मोदी के
गवर्नेंस की धारा को बताने के लिए होने लगी है। यानी कहीं कोई मुश्किल आ जाए तो स्वयंसेवक वहां नजर क्यों नहीं आ रहा है और उपलब्धियों का पिटारा लेकर वो लगातार ढोल बजाते हुए बताता है कि देखिए इतनी उपलब्धियां हैं। इसी से असल सवाल आज निकल रहा है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। क्या पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को समझ आया और उसने इंडिया के जरिए एक नई परिस्थिति इस देश के सामने रख दी कि अगर सामूहिक तौर पर और मिलकर ही अब लोगों से संवाद बनाएंगे तो कम से कम वोट कहीं कटेंगे नहीं। और संवाद जब बनेगा तो लोग इस परिस्थिति को समझेंगे कि किनके साथ जुड़ना है और किसको दरकिनार करना है। क्योंकि आरएसएस की अपनी यात्रा को अगर आप एक क्षण के लिए परखें तो याद कीजिए 1975 में जब जेपी खड़े हुए तो उस वक्त पीछे आरएसएस आकर खड़ी हो गई। 1989 जब मंडल का दौर था, उस दौर में वीपी सिंह के पीछे और उसके ठीक समानांतर पहले वीपी सिंह को समर्थन देती हुई बीजेपी और उसके बाद कमंडल की यात्रा की शुरुआत। राजनीतिक तौर पर सामाजिक राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आरएसएस ने काम किया और 90-92 के बीच जो अयोध्या आंदोलन चला उसमें विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ती चली गई यह हर किसी ने देखा। जो 2001 के भीतर अगर आप याद कीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उसका विरोध कांग्रेस नहीं कर रही थी, उसका विरोध विपक्ष की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही थी बल्कि आरएसएस कर रही थी और वही लोगों के बीच जा रही थी। यानी प्रचारक की सत्ता और स्वयंसेवक का विरोध, यह भी इस देश की राजनीति का पार्ट है। और 2008 में जब परमाणु समझौता मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ किया तब भी आरएसएस विरोध कर रही थी। 2011 में जब इस देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो पीछे राजनीतिक जमीन बीजेपी के लिए सामाजिक तौर पर किसने खड़ी की? वो आरएसएस ने ही खड़ा किया। लेकिन 2014 के बाद एक प्रचारक की सत्ता के सामने अगर आरएसएस नतमस्तक हुई तो उससे बड़ा सवाल शायद अब यह निकल कर आया है कि अभी तक जो कांग्रेस लोगों के बीच निकलती नहीं थी, जो विपक्ष घरों में सिमटा हुआ था, एक झटके में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि संसद परिसर छोटा लगने लगा। अब यह समझ में आया कि क्यों मणिपुर 21 सांसदों की टोली को जाना चाहिए और आज वो वहां पर पहुंच गए। मसला यह नहीं है कि इस देश की राजनीतिक बिसात को कैसे इस दौर में उल्टा जा सकता है, मसला पहली बार यह हो चला है कि लोगों के बीच धारणा बहुत साफ बन गई है कि अगर कोई राजनीतिक संवाद किसी विपक्ष का या सत्ता का नहीं होता है तो वो क्या करेंगे। और निराशा इस हद तक हो चली थी कि पहली बार महसूस किया गया राजनीतिक तौर पर अब संवाद बनाना है। इसीलिए महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस या शरद पवार अकेले प्रचार नहीं करेंगे बल्कि तीनों ने मिलकर किया कि हम एक साथ रैलियां करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे होंगे, एनसीपी के शरद पवार होंगे और फिर कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी होगी। एक सामूहिकता का बोध अगर गठबंधन शासित राज्यों के भीतर भी हो और जहां पर छत्रपों की मौजूदगी है वहां पर भी हो। एक क्षण के लिए सोचिए कि वामपंथी, कांग्रेसी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो एक झटके में बीजेपी की स्थिति शून्य पर आ जाएगी, जो उसके साथ हमेशा से रही। बटी तब जब लेफ्ट कमजोर हुआ, ममता बनर्जी का उफान आया, ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार के साथ लगी। वाजपेयी सरकार का मतलब बीजेपी का समर्थन था, संघ का समर्थन था और इस पूरी सियासत का आखिरी मुकाम मोदी काल के दौर में नजर आने लगा। तो क्या यह एक ऐसी स्थिति पहली बार मिल गई है एक मंत्र के तौर पर विपक्ष को कि अब जगह जगह इस देश के भीतर सामूहिकता के साथ, एकजुटता के साथ खड़े होना है और इसमें कहीं कोई बंटते हुए नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सत्ता के तो कई चेहरे इससे पहले थे। प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा विकास का था तो दूसरा हिंदुत्व का था, तीसरा आरएसएस का तो चौथा आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों का था। अगर उस संगठन की फहरिस्त में चले जाइए तो आपके जहन में आएगा अब कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो इन मुखौटों और चेहरों को हटाकर एक ही चेहरा बचा है और उस एक चेहरे पर भी अब
आरएसएस को यह कहना पड़ रहा है कि इस एक चेहरे से काम नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ जो आरएसएस लोगों से जुड़ती थी इस देश के भीतर में, एक झटके में वह सिमट गई। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी तबका ही क्यों ना हो, चाहे मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, या अलग अलग प्रोफेशनल्स के बीच में घुसी हुई आरएसएस के अलग अलग संगठनों की मौजूदगी अब गैर मौजूदगी में जब तब्दील हो गई, तो क्या वाकई अब विपक्ष की एकजुटता और इंडिया के जरिए जो मंत्र लोगों से जुड़ने का हो चला है, उसमें तीन बातें इन लोगों ने समझ ली है। संसद के भीतर सिर्फ काम नहीं चलेगा, विरोध कीजिए, नारे लगाइए, बाहर बैठ जाइए, उससे काम नहीं चलेगा। और इसका एहसास इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको जब सस्पेंड किया गया तो 2 दिनों तक वो रात भर विरोध करते रहे। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए कांग्रेस के और उन्होंने समझाया, रात में मत बैठिए। विरोध के तौर पे तो माना जाता है क्या रात और क्या दिन, लेकिन इसके पीछे गूढ़ समझ यह भी है कि राजनीतिक तौर पर साधना है तो लोगों से जुड़ना है। और इसीलिए 21 सदस्य जो पार्लियामेंट्रीज पहुंचे हैं नॉर्थ ईस्ट के भीतर और मणिपुर के भीतर, वो दरअसल उन परिस्थिति को समझ भी रहे हैं और उम्मीद और एक आस भी जगाने की कोशिश हो रही है, जहां पर एक बड़ा वैक्यूम आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि हजारों हजार लोग इस दौर में बंकर में हैं, हजारों हजार लोग इस दौर में अलग अलग जगहों पर जो कैंप बने हैं उसमें हैं। और इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों के आश्रय अगर विपक्ष ने संवाद बनाने की दिशा में बात कर ली, जिसकी तैयारी पूरी हो चली है, और उस दिशा में बात अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि कहां पर किस राज्य में किस मुद्दे के आश्रय किसकी रैली हो और उसमें किस रूप में समूचा विपक्ष एक साथ नजर आए, जिससे मैसेज बार बार यही जाए कि इंडिया आया है। मणिपुर में भी आज किसी भी सांसद से कोई सवाल किया गया वहां के पत्रकारों का, तो उन्होंने कहा देखिए समूचा इंडिया तो आ गया, अब यहां पर एक संवाद होगा, बात होगी और यहां शांति कैसे लौटे इसको लेकर उपाय निकाले जाएंगे, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में भी होगा और प्रधानमंत्री से तब जवाब भी पूछा जाएगा। राजनीतिक तौर पर यह एकजुटता गायब हो गई थी। और जब हम बीजेपी के संगठनों का जिक्र करते हैं, उसमें भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों के बीच आज भारतीय मजदूर संघ कहां है, कोई नहीं कह सकता है। स्वदेशी जागरण मंच, इस देश के भीतर जितनी विदेशी पूंजी इस दौर में आ गई, स्वदेशी जागरण मंच का कौन जिक्र करेगा। इस देश के भीतर किसान संघ, किसानों को लेकर और उनके सबसे मुश्किल दिनों में किसान संघ कहां पर था, कोई नहीं जानता है। इस देश के भीतर आदिवासी कल्याण संघ जो अपने तौर पर काम करता है, उसकी मौजूदगी कहां है, जबकि पूरे की पूरे ट्राइबल्स को लेकर संकट है। राजनीतिक तौर पर इस देश ने बड़ी सफलता दी 2014 और 2019 के चुनाव में, वो चाहे शेड्यूल कास्ट की सुरक्षित सीट हो या शेड्यूल ट्राइब की ही क्यों ना सीट हो, आधे से ज्यादा सीटें 171 में से 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हिस्से में आ गई। यह मैसेज बहुत साफ था कि इस दौर में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने अपने आप को सत्ता और उस गलियारे के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया। छत्रप भी अपने तौर पर अपनी राजनीति को सिमटाते हुए चले गए और सिमटते हुए चले गए, तो उनका भी कोई फैलाव इस दौर में हुआ नहीं है। आज की तारीख में अगर एक एक करके स्थिति को समझिए तो आरएसएस, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि 1946 में पहली बार गई थी, त्रिपुरा में उसके लगभग 165 शाखा है, मणिपुर में लगभग 115 से ज्यादा शाखा है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, मेघालय में 46 है, 500 से ज्यादा शाखाएं पूरे इलाके में है, 40,000 के करीब स्वयंसेवक भी काम करते हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस दौर में बीजेपी की राजनीति जो आरएसएस के सामाजिक जमीन के जरिए बढ़ती थी, फैलती थी, वह सिमटने लगी है। समूचे नॉर्थ ईस्ट के भीतर यह सवाल बड़ा है, क्योंकि वहां पर कहीं भी कांग्रेस नहीं है, वहां पर आज की तारीख में बीजेपी है या छत्रपों के साथ खड़ी हुई बीजेपी की ही मौजूदगी है। आदिवासी बहुल इलाकों में जो राजनीतिक प्रयोग संघ ने किए सामाजिक और सांस्कृतिक शब्दों के आश्रय, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बनती चली गई जहां पर कांग्रेस ने जब सिमटना शुरू किया और बीजेपी का फैलाव हुआ, तो उसका परिणाम यह आया कि 2014 में शेड्यूल कास्ट की 40 सीटें, 67 में से 40 सीटें जो थी वह बीजेपी के हिस्से में आई। जो 27 सीटें थी शेड्यूल ट्राइब की, वह बीजेपी ने जीती।
यानी 47 में से 27 सीट 2014 में जीतती है और 2019 में आकर 27 से बढ़कर 31 हो जाते हैं। तो आदिवासी बहुल इलाकों के भीतर भी अपने आप को मजबूत आरएसएस ने किस रूप में किया, अब यह बताने की जरूरत राजनीतिक तौर पर उसका क्या प्रभाव होता है यह भी कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इसके ठीक समानांतर आप चलते हैं तो कल्पना कीजिए मणिपुर के भीतर मैतेई के तकरीबन 2000 से ज्यादा घर चले, कुकीज के भी लगभग उतने ही घर चले हैं, जो मंदिर हैं वो जला के भस्म किए गए लगभग 15, जो चर्च हैं उनको जो जलाया गया वो तकरीबन 225 से ज्यादा हैं, 115 से ज्यादा गांव में खुलकर हिंसा का तांडव होते रहा। लेकिन बीजेपी कहां है, आरएसएस कहां है? पहली बार राहुल गांधी की मौजूदगी वहां पर, राहुल गांधी जिस संवाद को बना रहे थे वह एक ऐसी वैचारिक तौर पर राजनीतिक संवाद बनाने की कोशिश थी जिसका पाठ अब इंडिया के भीतर आकर खड़ा हो गया है। आज भी जब 21 सांसद वहां पर पहुंचे हैं तो वो जान रहे हैं वो 4 जगह ही जा पाएंगे। चूरा चांदपुर जहां पर 63 कैंप हैं और लगभग 9000 विस्थापित वहां पर शरण लिए हुए हैं। विष्णुपुर जहां पे 58 कैंप हैं और 8000 से ज्यादा विस्थापित वहां शरण लिए हुए हैं। इम्फाल ईस्ट में लगभग 49 कैंप हैं और 7183 लोग उन कैंपों में रह रहे हैं। थंग पोकपी 54 कैंप हैं और 8000 से ज्यादा लोग वहां पर राहत के लिए है मौजूद हैं, घर बार छोड़कर हैं। तो कोई संवाद नहीं बन रहा है। अब इस कतार में जब आप निकल कर आइएगा तो क्या बेरोजगारों के बीच बीजेपी के किसी संगठन की मौजूदगी, किसानों के मुश्किल हालात के भी बीजेपी या आरएसएस की मौजूदगी, इस दौर में युवाओं के साथ खड़े होने की परिस्थिति में कोई संगठन आ पाया जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, महंगाई को लेकर कोई सवाल उठा पाइए, नहीं उठा पाए। यानी एक तरफ सत्ता की सिमटती हुई संघ की सामाजिक जमीन और दूसरी तरफ कांग्रेस का फैलाव। यह एक राजनीतिक मंत्र, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र यहां पर बार बार इसलिए भी जरूरी है। उसने एक संवाद दिया कि आप कैसे किस रूप में आने वाले वक्त में जुड़ सकते हैं लोगों के साथ, और इसीलिए जमीन पर उतरना एकमात्र उपाय है जो कि राजनीति में अगर तब्दील हो गया तो जीत आपके साथ खड़ी होगी। यह मैसेज पहली बार इतने व्यापक तरीके से निकला है कि आज की तारीख में अगर आरएसएस या बीजेपी सोच रही हो कि 27 अक्टूबर 1946 को जब पहली बार दादा राव परमार्थ, बसंत राव ओक और कृष्णा प्रांजपे जब गए थे वहां पर, तो उन्होंने तो सोचा था गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिलोंग में शाखा खोलेंगे। जरूरत के साथ वो शाखा आगे बढ़ी भी और फैलती चली गई। लेकिन सच क्या है पूरे नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट का सच यह है कि नागालैंड में 87% ईसाई है, मिजोरम में भी 87% के लगभग ईसाई है, मेघालय में लगभग 74-75% ईसाई है, मणिपुर में इनकी तादाद 41% है, अरुणाचल में 30% है। और राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर आदिवासियों के जरिए जिस हिंदुत्व की सोच को आरएसएस ने यहां रखना शुरू किया, उससे उसकी शाखाएं बढ़ती जरूर चली गई। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके भीतर उसे लगने लगा कि अब उसकी राजनीतिक जमीन पुख्ता हो गई है। और राजनीतिक जमीन पुख्ता हो गई है, इसका असर त्रिपुरा में नजर आया, जहां लंबे वक्त से चले आ रहे वामपंथियों की सत्ता गई। मानिक सरकार अगर आपको याद आते हो तो बीजेपी वहां सत्ता में आई। राजनीतिक प्रयोग आरएसएस के जरिए बीजेपी को सफल कराता है, यह एक लंबा इतिहास है। लेकिन उसके साथ ही अब यह सवाल है कि इस देश की किसी भी घटना में कोई मौजूदगी अगर बीजेपी और आरएसएस की नहीं है, सिवाय इसके कि तिकड़मों के आश्रय या हुनर के आश्रय या अपनी बिसात के आश्रय, जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी चुनावी जीत दिला देती है, तो पहली बार उस पर खतरे के बाट मंडराने लगे हैं। और ये खतरे के बादल जो हैं इतने घनघोर इसलिए हैं क्योंकि एक के बाद एक परिस्थिति के भीतर अगर आप चलते चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में जो तकरीबन 80,000 के लगभग शाखा जो आरएसएस की है उसका जिक्र होता है, और इस देश के भीतर लगभग 40,000 स्थानों पर सक्रिय नजर आती है डेली बेसिस पर आरएसएस। मौजूदा वक्त में क्या उसकी सक्रियता लोगों के मुश्किल हालातों से जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है? विस्तार सिर्फ कागजों पर हो रहा है या
सरों की गिनती के आधार पर हो रहा है या उसका कोई वैचारिक प्रभाव भी पड़ रहा है? वैचारिक प्रभाव शून्य इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में चाहे हर मुद्दे को अगर आप जोड़िएगा, महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर, झारखंड को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, बंगाल को लेकर, पंजाब को लेकर, दिल्ली को लेकर, तेलंगाना को लेकर, कश्मीर को लेकर, आप एक झटके में एक वैक्यूम नजर आएगा। इन जगहों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने इन जगहों पर अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रयोग सामाजिक तौर पर बीजेपी को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए किए या बीजेपी को इससे राजनीतिक लाभ मिला है। और शायद यही वो वजह है कि पहली बार विपक्ष को यह महसूस हो रहा है कि अब सियासत या राजनीति अगर साधनी है तो मीडिया आपके साथ खड़ा होगा नहीं, संसद के भीतर आपकी हैसियत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई राजनीतिक रास्ता निकलता नहीं है, और अगर महज आंकड़ों के जरिए और इस देश में सोशल इंजीनियरिंग और छत्रप अगर जातीय व्यवस्था के आश्रय वोट बैंक को खड़ा करना चाहते हैं तो उसे एक झटके में सत्ता अपनी ताकत के जरिए खत्म कर देगी। तब यह सवाल था कि सबसे बड़ा मंत्र इस दौर में अब निकलना शुरू हुआ है, जिसको असली जामा जो पहनाया जाएगा वो 25 और 26 तारीख को जब मुंबई में तीसरी बैठक इंडिया की होगी, उसमें इस बात का हिस्सा निकल कर आने वाला है कि अलग अलग राज्यों में किस रूप में इंडिया की मौजूदगी होनी चाहिए, जहां कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ रही है वहां भी, और जहां जिन राज्यों में छत्रपों की ताकत अपने बूते मजबूत है वहां भी एक साथ इंडिया नजर आना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन में 11 लोग रहेंगे, उसकी कमेटी बन जाएगी, एक हेडक्वार्टर होगा, उसके लिए होगा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाना जाए, इस पे चिंतन होगा। चिंतन इस बात को लेकर है कि आपकी फिजिकली यानी शारीरिक अपीयरेंस यानी शारीरिक मौजूदगी भी है इस देश के भीतर लोगों के साथ अब नजर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 महीनों के भीतर एक बात तो तय है कि जितनी परिस्थिति इस देश में आर्थिक और सामाजिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जितनी डिस्टर्ब हुई है बीते 9 बरस में, उसमें एक सवाल आरएसएस के लिए भी है कि वो अब क्या करे। कल तक जिन मुद्दों को उठाती थी आज उन मुद्दों से उलट उसको खड़ा होकर वाहवाह करना पड़ रहा है। कल तक कॉरपोरेट का विरोध था, आज कॉरपोरेट के पक्ष में खड़े हैं। कल तक पश्चिमी पूंजी का विरोध था, आज उसके साथ खड़े हैं। कल तक अलग अलग महत्वपूर्ण सेक्टर, उसमें डिफेंस नाम पहले ले लीजिए, उसको लेकर विदेशी पूंजी ना लाने का जिक्र था, अब उसके साथ खड़े हैं। यानी पूरी धारा जो चली आ रही थी वो एक झटके में अगर 2014 के बाद बदल गई, और उल्टे में विपक्ष 2014 के बाद 2023 आते आते पहली बार जागृत हुआ है और राजनीतिक तौर पर अब वो अपने आप को तैयार कर रहा है उस जनता के साथ जुड़कर जिसको दरकिनार ये कहकर किया गया कि जो बीजेपी के साथ खड़ा है वही असल राष्ट्रवादी है, तो पहली बार चोट उस पर भी लग रही है। तो आखिर के 3 सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई आरएसएस की गुमशुदगी इस दौर में जमीन पर बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल हालात को बनाने जा रही है और उसकी शुरुआत हो चुकी है? दूसरी बात, बीजेपी के साथ अगर आरएसएस का संगठन सक्रिय नहीं है राजनीतिक तौर पर और मुद्दों के तौर पर, तो फिर बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल दौर कहीं एक कदम आगे बढ़कर हार की दिशा में ले जाकर खड़ा तो नहीं कर रहा है? और तीसरा सवाल, क्या पहली बार या अरसे बाद कांग्रेस अब जान गई है कि सत्ता के लिए सत्ता के इर्द गिर्द घुमड़ना काम इससे नहीं चलेगा, बल्कि अपने पारंपरिक रूट्स पर आपको जाना होगा, जहां पर आदिवासी हैं, जहां पर दलित हैं, जहां पर मिडिल क्लास है, जहां पर गरीबी और मुफलिसी है, जहां पर जो मुश्किल हालात प्रोफेशनल्स के साथ हैं उनके बीच खड़ा होना होगा। तब वो विजन डेवलप हो पाएगा जो आपको सत्ता तक पहुंचा दे। और इन सब से जुड़ा हुआ जो आखिरी सवाल है, इस दौर में दिल्ली में मंडराने से काम दिल्ली की सत्ता नहीं देगी। देश में मंडराना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली खुद ब खुद आपके करीब आ जाएगी, और इस स्थिति को पहली बार महसूस बीजेपी कर रही है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने जिम्मे राजस्थान और छत्तीसगढ़ लेकर काम शुरू कर चुके हैं।
तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में जीत का हिस्सा उसके हिस्से में कैसे आए, इसको लेकर आज शाम से ही बात की शुरुआत कर दी और कमान अपने हाथ में ले ली। यानी देश चलाना दूर की गोटी, पहले चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि जमीन से हम लोग कट चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।